हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने साइंटिस्टों के बारे में देखा था कि किस किस ने क्या क्या अवधारणाएं दी, कि परमाणु है, विभाज्य कण है, अणु क्या है, ठीक है, इनके बारे में हमने पढ़ा था। अब हम बात करते हैं कि वर्गीकरण की आवश्यकता के ऊपर एक चर्चा करेंगे हम, कि इनको बांटने की आवश्यकता पड़ी तत्वों को, ये तत्वों की खोज हुई, कैसे कैसे हुई, किस किस ने क्या क्या नियम दिए, क्या क्या सिद्धांत दिए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए इसके बारे में क्या क्या सिद्धांत इन्होंने दिए। सन 1800 तक 31 तत्वों की पहचान हो चुकी थी। सन 1800 तक 31 तत्वों की पहचान, 31 तत्वों की पहचान सन 1800 तक कर ली थी। सन 1865 तक 63 तत्वों की पहचान हो चुकी थी। सन 1865 तक 63 तत्वों की पहचान हो चुकी थी, 63। और आज 118 तत्व ज्ञात हैं। हालांकि इनमें से कुछ तत्व मानव निर्मित भी है, पर आज की तारीख में जो है आपके पास में 118 तत्व जो है वो ज्ञात हैं। तो आज की तारीख का मतलब 1865 से और आज 2020, यही लगा के चलो आपको, ठीक है। तो 118 तत्वों की पहचान हो चुकी है। इन सभी तत्वों को अलग अलग याद रखना, उनके रासायनिक एवं भौतिक गुण तथा उनसे बनने वाले यौगिकों के गुणधर्मों का अध्ययन कर पाना एक बहुत कठिन कार्य है। अगर हम बात करें 118 तत्वों के नाम, इनको याद रखना या इनके गुणधर्म, तो ये तो बहुत कठिन काम है। अब कठिन काम को देखिए सरल किया जाता है, ऐसा नहीं है कि कठिन काम कठिन ही रहता है। तो इसलिए वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी, इनको सेट करना पड़ा। तो देखिए वर्गीकरण में क्या हुआ, सबसे पहले तो वर्गीकरण में क्या हुआ ये हम देखेंगे। अब देखेंगे हम वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में देखिए सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट आए थे वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण वैज्ञानिकों के अनेक वर्षों के प्रयोगों तथा परिकल्पनाओं का परिणाम है। सर्वप्रथम इस श्रेणी में डॉबेराइनर का नाम आता है। तो डॉबेराइनर वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया था देखिए, डॉबेराइनर ने क्या नियम दिया था। डॉबेराइनर सन 1829 में उन्होंने तीन तत्वों के समूह बनाए जिनके भौतिक व रासायनिक गुण समान थे। इन्हें डॉबेराइनर के त्रिक भी कहा जाता है। इन समूह में मध्य वाले तत्वों का परमाणु भार शेष दो तत्वों के परमाणु भार के औसत के बराबर था। सन 1829 में दिया और तीन तत्वों के समूह बनाए इन्होंने, और इन्होंने कहा पहला, दूसरा और तीसरा। तो इन्होंने बोला कि पहले और तीसरे को अगर अपन जोड़ेंगे, पहले और तीसरे को अगर अपन जोड़ेंगे तो 1 + 3 = 4, ठीक है। और दूसरे की बात करेंगे तो इन्होंने बताया कि ये जो दोनों तत्व हैं इनका परमाणु भार अगर जोड़ेंगे तो उसका औसत जब निकालेंगे तो वो बीच वाले तत्व के बराबर आता है, ऐसा डॉबेराइनर ने बताया। और कहा कि इनके गुणधर्म भी समान होते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूं, Li, Na और K, तो इनके परमाणु भार हैं 7, 23 और 29। तो देखिए 29 और 7 को आप जोड़ दीजिए, ये हो जाते हैं 36, सॉरी हाँ 36 होते हैं ये। अब हम बात करेंगे किसकी, इसकी ही बात करेंगे। देखिए तो इसने हमको बताया था, इन तीनों के बारे में बताया था कि इन दोनों को
तो इस प्रकार से इन्होंने हमको ये सारी चीजें बताई थी कि समूह के मध्य वाले तत्वों का परमाणु भार शेष दोनों तत्वों के परमाणु भार के औसत के बराबर होता है। यहाँ पर मेरे को 39 लिखना था, मैंने यहाँ 29 कर दिया, ये 39 और ये हो गया 46। तो अब आप देखिए ये 46 है, इसका औसत निकालोगे आप तो 2 का भाग दे दोगे इसके अंदर, ठीक है, तो ये आ जाएगा 23। तो औसत जो है दोनों का बराबर आ गया, बीच वाला तत्व और इसका औसत जो है बराबर आ जाता है। तो ये उन्होंने त्रिक का नियम दिया। डॉवेराइडर ऐसे केवल 3 त्रिक ज्ञात कर सके, इन्होंने ऐसे 3 ही सेट बनाए जो आपकी किताब में सारणी दे रखे हैं, 3 सेट। उसके बाद में 3 सेट के बाद ये फेल हो गए और आगे ये कुछ भी नहीं बता पाए। आगे यह नियम अनुपयुक्त रहा। इसके पश्चात अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने सन 1865 में अष्टक नियम दिया। जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने 1865 में अष्टक नियम दिया। और अष्टक नियम ने इन्होंने क्या बताया, देखिए उन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया तथा पाया कि 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान थे। परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को व्यवस्थित कर दिया परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में, और कहा कि 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान थे। तो इन्होंने ये भी ज्यादा उनके तत्वों के बारे में नहीं बता पाए और सारे गामा पादा नीसा की तरह इन्होंने बताया था कि जैसे सा रे ग म प ध नी और लास्ट में सा आ जाता है। तो पहला और 8वां जो है बराबर होता है संगीत के स्वर। तो इस प्रकार से इन्होंने भी सिद्धांत दिया, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया और इन्होंने उसको बताया। तो इन्होंने भी ज्यादा तत्वों के बारे में ये नहीं बता पाए। उसके बाद में इनके दोनों के बाद में जो है मेंडेलीव नामक वैज्ञानिक आए, मेंडेलीव की आवर्त सारणी आई। तो मेंडेलीव की आवर्त सारणी मेंडेलीव की आवर्त सारणी में देखिए क्या बताया गया था। सर्वप्रथम आवर्त सारणी बनाने का श्रेय मेंडेलीव को है। उन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित करने पर देखा कि एक निश्चित अंतराल के बाद तत्वों के समान गुणों की पुनरावृत्ति होती है। इन्होंने कहा कि परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, और इन्होंने देखा कि एक तत्व फिर आगे जाके और तत्व आते हैं तो इनमें गुणों की पुनरावृत्ति होती है कि इसका और इसका गुण समान हुआ, तो मतलब समान रूप से पुनरावृत्ति चलती रहती है गुणों में। उन्होंने इसे ही आधार मानकर एक आवर्त नियम दिया। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यहां पर आवर्ती से आप समझेंगे कि दोबारा दोहराना, मतलब कि पहले के गुणधर्म आगे वाले के गुणधर्म के जो है दोबारा से दोहराते हैं। आवर्ती होती है उनकी, बार बार आवर्ती होती है।
तो इस प्रकार से तत्वों के गुणधर्म यानी तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भार यानी बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया, तो उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती का मतलब बार बार दोहराए जाते हैं वो गुण, कि इसके पास भी ये गुण है तो अगले के पास भी वो आ सकते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने ये नियम दिया। मेंडेलिव ने आवर्त सारणी को क्षैतिज पंक्तियों तथा ऊर्ध्वाधर स्तंभों में व्यवस्थित किया। उन्होंने ऊर्ध्वाधर स्तंभों को वर्ग तथा क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा। क्षैतिज पंक्तियां और ऊर्ध्वाधर स्तंभ, देखिए ऊर्ध्वाधर स्तंभ तो ये हो गए और क्षैतिज पंक्तियां ये हो गई, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला था कि ऊर्ध्वाधर स्तंभों को वर्ग तथा क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा। तो ये तो हो गए वर्ग और ये हो गए आवर्त मेंडेलिव के अनुसार। अब देखिए इसमें आपके आवर्त सारणी में भी व्यवस्थित किया इन्होंने तत्वों को। तो क्या बताया, सारणी में 8 वर्ग हैं जिन्हें 2 उपवर्गों ए व बी में विभाजित किया गया। 8 वर्ग हैं जिसमें से दो उपवर्गों में इसको विभाजित किया गया, 8 वर्गों को। उस समय तक उत्कृष्ट कैसे ज्ञात नहीं थी, बाद में इन्हें एक नया वर्ग शून्य वर्ग बनाकर सारणी में दर्शाया गया। तो आवर्त 6 बनाए गए जिन्हें पुनः श्रेणियों में बांटा गया। मेंडेलिव ने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया, लेकिन उन्होंने एक चीज उनकी ध्यान से रह गई कि उन्होंने सुनिश्चित किया कि एक ही प्रकार के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों वाले तत्व एक ही वर्ग में आए, ताकि तत्वों की आवर्तीता बरकरार रहे। इसके लिए उन्हें कहीं कहीं परमाणु भार के क्रम को तोड़ना पड़ा। उन्होंने क्या किया कि सबके ऐसे तत्व जिनके रासायनिक और भौतिक गुणधर्म समान है, जिनके रासायनिक व भौतिक गुणधर्म समान है, उन्हें एक जगह पर रख दिया। अब देखिए एक जगह पर रखने पर क्या हुआ कि एक जगह पर रखने पर उनको परमाणु भार का क्रम भी तोड़ना पड़ा। इसके लिए भी आपकी किताब में एग्जाम्पल दे रखा है कि आयोडीन का परमाणु भार 126.9 है, इसे टेल्यूरियम यानी 127.6 के बाद रखा गया। मतलब पहले 127.6 यानी टेल्यूरियम रखा गया और आयोडीन को जो है 126.9 को बाद में रखा गया। तो इसलिए यहाँ पर परमाणु भार का क्रम टूटा, पहले बढ़ता हुआ आ गया, फिर घटता हुआ आ गया, जबकि मेंडेलिव ने बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया था और सारणी को। तो इसलिए ये भी फेल हो गए। तो देखिए कैसे फेल हुए कि कुछ स्थानों पर परमाणु भार के बढ़ते क्रम का पालन नहीं किया गया। मैंने बताया आपको, यहाँ देखिए 127.6 पहले आ गया, 126.9 बाद में आया। कुछ समान गुण वाले तत्व अलग अलग वर्ग में तथा असमान गुण वाले तत्व एक ही वर्ग में आ गए। इसमें क्या हुआ कि समान गुण वालों को एक जगह रख दिया, जबकि असमान गुण वालों को अलग अलग कर दिया। तो वो भी ये सही सिद्ध साबित नहीं कर सके। हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दिया गया, समस्थानिकों को स्थान नहीं दिया गया। समस्थानिक व हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दिया गया। तो देखिए समस्थानिक क्या होते हैं, जिनके परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु भार अलग अलग हो, समस्थानिक कहलाते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया, इसलिए ये भी फेल हो गए। क्यों फेल हुए, ध्यान रखना, समस्थानिक और हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दिया गया, परमाणु भार के क्रम को तोड़ा गया, गुणधर्मों के चक्कर में अलग अलग वर्ग में तत्वों को डाला गया। 4 इसके जो है आपको दिमाग में फिट बैठा लेने हैं, याद कर लेने हैं, कैसे भी याद कर लो। इन उदाहरणों को भी आपको याद करना है। ये दोनों उदाहरण आपको एक नियम के बारे में बताते हैं, याद आ जाएगा आपको पूरा नियम इससे। आगे देखिए, अब आती है आधुनिक आवर्त सारणी जो हम पढ़ते हैं। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे हम।
देखिए आधुनिक आवर्त सारणी, मेंडेलीव ने जब आवर्त सारणी का निर्माण किया था तब परमाणु में अवपरमाणु कणों की व्यवस्था की जानकारी नहीं थी। अवपरमाणु कण जानते हैं आप क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको अवपरमाणु कण कहते हैं। तो ये अवपरमाणु कण जो है इनकी जानकारी नहीं हो पाई थी। तो देखिए क्या हुआ था कि 20वीं सदी के प्रारंभ में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की जानकारी के बाद सन 1913 में हेनरी मोजले ने आवर्त सारणी को पुनः व्यवस्थित किया। हेनरी मोजले नामक वैज्ञानिक थे, हेनरी मोजले। इन्होंने जो है 1913 में व्यवस्थित किया इसको, आवर्त सारणी को दोबारा से, ठीक है। तो देखिए इन्होंने क्या बताया, उन्होंने पाया कि परमाणु भार की तुलना में परमाणु क्रमांक आवर्त सारणी में तत्वों को ज्यादा अच्छी तरह से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार मोजले ने एक संशोधित आवर्त नियम दिया कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडेलीव ने क्या बताया था? तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यहाँ पर इसने परमाणु क्रमांक के आधार पर सेट किया, किसने? हेनरी मोजले ने। जबकि मेंडेलीव ने परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया था। तो यहाँ परमाणु क्रमांक याद रखना है आपको, वहां पर परमाणु भार याद रखना है, बस सेम है। परमाणु क्रमांक और परमाणु भार चेंज होगा, बाकी परिभाषा समान है। तो यहाँ इसने परमाणु क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित किया आवर्त सारणी को, बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया। उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक अर्थात नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या के बराबर होती है। अतः यह आवर्त सारणी स्वयं ही तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का भी प्रतिनिधित्व करती है। मतलब कि परमाणु के अंदर जो है उदासीन होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो समान संख्या में होते हैं, इसलिए वैद्युतीय रूप से उदासीन होता है। तो इस आवर्त सारणी में 36 पंक्तियां आवर्त तथा ऊर्ध्वाधर स्तंभ वर्ग कहलाते हैं। वर्गों की संख्या 18 तथा आवर्तों की संख्या 1 से 7 होती है। आवर्त मुख्य ऊर्जा स्तर n अर्थात कोश को निरूपित करते हैं। प्रथम आवर्त में 2 तत्व होते हैं, इसे अति लघु आवर्त कहते हैं। अति लघु आवर्त प्रथम आवर्त है। इसमें 2 तत्व होते हैं, इसलिए इसको अति लघु आवर्त कहते हैं। उसके बाद में देखिए द्वितीय व तृतीय आवर्त में 8 तत्व हैं, इन्हें लघु आवर्त कहते हैं। लघु आवर्त सेकंड एंड थर्ड 8 तत्व होते हैं इनमें, इसलिए इनको हम लघु आवर्त के नाम से जानते हैं। चतुर्थ व पंचम आवर्त में डी अक्षर भी सम्मिलित हो जाते हैं। इन दोनों आवर्त में 18 तत्व होते हैं, इसलिए इन्हें दीर्घ आवर्त कहते हैं। दीर्घ आवर्त कहते हैं, क्यों कहते हैं कि इसमें चौथा और पांचवा होता है और 18 तत्व होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का भी आपको पता लग रहा है यहाँ पर। और छठे और सातवें में 32 तत्व होते हैं, इसलिए अति दीर्घ आवर्त कहलाते हैं ये। तो ये इस प्रकार से आपको याद रखने हैं।
ये आपके पैराग्राफ तैयार हो जाता है। तो देखिए, हालांकि एफ ब्लॉक के एक एक प्रारूपिक तत्वों को आवर्त सारणी में लिखकर 2 क्षैतिज पंक्तियों में अलग से 14 तत्वों को दर्शाया जाता है। एफ ब्लॉक में 14 तत्व जो है वो दर्शाए जाते हैं। इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है ये। तो इस आवर्त सारणी में यह तो स्पष्ट है कि एक ही ऊर्ध्वाधर स्तंभ अर्थात एक ही वर्ग में तत्वों के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होंगे। मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होंगे एक ही आवर्त में या एक ही वर्ग में जो है वो समान होंगे। ये इस आवर्त सारणी से स्पष्ट हो जाता है जहां आप ये देख रहे हैं। तो इस प्रकार से बाह्यतम कोश में भरे गए अंतिम इलेक्ट्रॉन आधार पर इन तत्वों को 4 वर्गों में या 4 ब्लॉकों में वर्गीकृत किया जाता है। 1 व 2 को एस ब्लॉक, 13 से 18 तक पी ब्लॉक, 3 से 12 तक डी ब्लॉक और नीचे की दोनों क्षैतिज पंक्तियों को एफ ब्लॉक तत्व कहा जाता है। क्षैतिज पंक्तियों में पहली पंक्ति के तत्व लैंथेनम के बाद आते हैं, अतः लैंथेनाइड कहा जाता है। दूसरी पंक्ति के तत्व एक्टिनियम के बाद आते हैं, अतः इन्हें एक्टिनाइड कहा जाता है। लैंथेनम के बाद आने वाले लैंथेनाइड और एक्टिनियम एक्टिनाइड। दोनों प्रकार के आपको मिल जाएंगे उसमें अलग से। तो ये देखिए, इस प्रकार इस आवर्त सारणी में बाईं ओर विद्युत धनी धात्विक तत्व तथा दाईं ओर विद्युत ऋणी अधात्विक तत्व आ जाते हैं। धातु, अधातु और उपधातु को भी इसमें अलग से बता रखा है। धातु, अधातु व उपधातु, इनको भी इसमें स्थान है अलग से बता रखा है, आप देखना। तो ये जो है धातु अधातु की सीमा बनाते हैं, इनमें लाइन भी होती है। तो ये उपधातु आपको इस प्रकार से दिख जाएगी। देखिए, देखना आवर्त सारणी में आप ऐसे सीधी बनी होगी लाइन। तो इस प्रकार से जो है हमने यहाँ पर वर्गीकरण पढ़ा, फर्स्ट में सिद्धांत पढ़े, सेकंड में वर्गीकरण पढ़ा और थर्ड में जो है इनके गुणों में आवर्तिता पढ़ेंगे। ठीक है, तो गुणों में आवर्तिता भी हम पढ़ेंगे इसमें। थर्ड पार्ट में जो है हम इसकी गुणों में आवर्तिता के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, आप साथ ही साथ वर्क करते जाइए, इसको पढ़ते जाइए चैप्टर को। बहुत अच्छा चैप्टर है, ज्यादा कठिन नहीं है। ये जो आज का पार्ट मैंने पढ़ाया आपको, ये ही इसमें थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ भाई समझ नहीं आ रहा, पर इसमें भी आपको आवर्तिता समझा देंगे। तो इस प्रकार से आगे हम थर्ड जो इसका पार्ट है उसमें पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए।